की कोशिश भी नहीं करता, कृपा करके इसका उत्तर दें। इस बात का उत्तर देते हुए महावत ने कहा, श्रीमान, जब यह हाथी छोटा था तब मैं इसे इसी रस्सी के सहारे बांधा करता था। उस समय यह रस्सी इतनी मजबूत थी कि उसे नष्ट करता है। इसी तरह आदमी को कोई और नष्ट नहीं करता, बल्कि उसकी सोच ही नष्ट करती है। सोच सदा अच्छी रखें, निश्चित ही अच्छा होगा। तो एक डिसिप्लिन लकीर पर चलते हुए विद्यार्थी भी पसंद नहीं करते। जब तक वो चेंज नहीं देखते, कुछ नया नहीं देखते आते हैं, तब तक आप विद्यार्थियों को रुचिपूर्वक नहीं सिखा सकते। रुचिपूर्वक सिखाने की जरूरत है कि हमारे पास कुछ हो, हम खुद भी पढ़ाई सीखें, तब हम उनको ट्रांसफर कर पाएंगे। तो वर्कशॉप के माध्यम से मेरा तो विशेष पर्पज था कि मैं पढ़ने को तो वीडियो बनवा के रोजा बना के वीडियो बन जाती, गालिशा करके स्लोगन लगा देती, मैडम ने जैसे कहा पीछे भी रोजा एक्टिविटी कराई हो जाता। लेकिन इसका मुख्य पर्पज क्या था कि आप सब लोग जब इस वर्कशॉप में बैठेंगे और वर्कशॉप के माध्यम से आप सभी प्रैक्टिकली भी आप ही सब सिखाने वाले बताने वाले हैं, तो आपको भी पता लगेगा कि अभी तो हिंदी भी चलती है कि हम हिंदी पढ़ तो रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन पढ़ाने में क्या चेंज होना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए। ग्रामर है तो बच्चे को कैसे सिखाना चाहिए, प्रोज और पोएट्री पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ाना चाहिए, जिससे कि एक बच्चा रोचक उसको सीखे। एक अच्छा कुशल अध्यापक में उसको मानते कि जो जब वो पढ़ा रहा हो तो उसके सारे बच्चे ध्यानपूर्वक गंभीरतापूर्वक उसको सुन रहे हैं, क्लास में ठीक रहो, साइलेंस हो, तभी वो सफल सीख सकते हैं। और आप में से किसी ने सुना है, मेरे विद्यालय में तो बच्चों से सुना हुआ, कॉम्पिटिशन में हमने 2-4 बच्चों को बुलवाया था। आपको इधर हमारे दूसरे स्कूलों से पढ़ाया है कि आपने किसी भी संस्था को क्या पढ़ा हुआ है, तो ठीक है ना, जिसको भी बताया तो उसको तो अच्छा लगेगा ही। कविता है, सत्य है, महज संघर्ष, जो हमें जीवन के संघर्षों से ही अवगत कराती है। संघर्ष शब्द हम सब सुनते हैं, टेंशन, तनाव, क्या मतलब है इन सब बातों का। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर तो लड़ रहा है, किसी न किसी तरह की समस्या में, परेशानी हम सबके जीवन में, कोई कम तो कोई ज़्यादा, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है। ऐसी संघर्ष को बताते हुए कविता है जो आधुनिक के सुप्रसिद्ध कवि हैं श्री गुप्त। और नाव हुआ मतलब युद्ध क्या, अर्थात जीवन में आने वाली परिस्थितियों के सामने हार मानकर बैठ गया कि मैं इनसे नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है। आर्थिक अभाव है, पारिवारिक परेशानियां हैं, और मनुष्य कभी इतना उनसे जूझते जूझते थक जाता है कि सरेंडर कर देता है कि मेरे बस का कुछ नहीं है, यही छोड़ देता हूँ। तो जो नत हुआ वह क्या हुआ, रत मतलब बड़े के समान है। बड़े का मतलब जैसे एक मत व्यक्ति की स्थिति होती है, वैसे ही ऐसे व्यक्ति का जीवन जो विपरीत परिस्थितियों के सामने हथियार डाल देता है, हार मानकर बैठ जाता है, उसका जीवन को नौकरी समझती है, वो नौकरी हो गया। तो जो नत हुआ वह व्रत हुआ, ज्यों ग्रंथ से झरकर कुसुम। ग्रंथ क्या होता है, पेड़ की डाली होती है, पेड़ पर जब तक फूल है लगा हुआ है, जीवित है, पेड़ से अलग होती है। आ से आम, आ से आम, शाबाश, आ से आम, खाओ शुभ शाम, आ से आम, खाओ शुभ शाम, वेरी गुड, शाबाश। अब किसकी बारी आई है? हाँ, इसे इमली, छोटी वाली, इसे इमली बनी खटाई, मम्मा ने चाटा लगाया, कड़ी पिटाई, शाबाश। इसे इमली बनी खटाई, मम्मा ने चाटा मारा, हुई पिटाई, बड़ी
बातें कर, इसे ई कुछ तो सीख। उसे नहीं नहीं नहीं, देरी आपके लिए नहीं है। मैं आपको नहीं बोलती बेटा, ये स्वर वाला उल्लू है। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं बोलेगा देव उल्लू। नहीं, देव उल्लू नहीं है। ठीक है, ऐसे अनाम, आ से आम, ई से हाँ इमली, ई से ईख, अच्छी अच्छी बातें हाँ सीख। ऊ से उल्लू। अब हाँ जी, वही वाला उल्लू जो मैंने पिक्चर में बताया था, उल्लू। ऊ से उल्लू, क्या आ जाएगा? ऊ से उल्लू, वेरी गुड। बड़े ऊ से ऊन, ऊन गोलंबर ऊन। री से शाबाश, good yourself। री से ऋषि, ऋषि किसी ने हमें क्या सुनाया था? हाँ शाबाश। री से ऋषि ध्यान लगाते, अच्छी अच्छी बात सिखाते। री से ऋषि ध्यान लगाते, अच्छी अच्छी बात सिखाते। शाबाश। ए से एड़ी चलते जाते, सबको रास्ता बताते। ए से एड़ी चलते जाते, सबको रास्ता बताते। ए से ऐनक बड़ी मजेदार, जिनका चेहरा लगे अच्छा, चेहरा लगे खराब। ए से ऐनक बड़ी मजेदार, अच्छा चेहरा लगे खराब। शाबाश। आप ओहो, मैं तो भूल गई। बच्चों, कोई हेल्प करेगा मैम की? कोई मैम करेगा? कोई मैम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि नहीं आता। किसी भी क्लास में किसी बच्चे को नहीं आता। क्यों? क्योंकि होमवर्क नहीं किया। शाबाश। ऐसे लेना। और से ऑफर करते मैम। ओसे ऑफर निकुल तो धान, ओसे ओगल कूटो धान, मेरा भारत देश महान। शाबाश, वेरी गुड। ओसे औरत देश की शान, ओसे औरत देश की शान। चलो सब पढ़ाई मान, चलो सब पढ़ाई मान। अंग से अंगूर, आहा खाली, आहा का स्थान होता खाली। चलो बच्चों, बजाओ। वेरी गुड बेटा। मैम थक गई है। देखो, ऐसा नहीं होता है कि मैम नहीं बोलती है और आप कुछ भी ना बोलो, आपको बोलना पड़ेगा। चलो जल्दी से रिवाइज करो मैम के साथ। ऐसे हाँ, आ वेरी गुड। ई ये बाद में आएगा। ई शाबाश। यस, चलो सब बच्चे पानी पियो। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता पाठ 1 है जो वो कविता पढ़ेंगे। लेकिन कविता पढ़ने से पहले पेज नंबर 1 सब अपनी बुक ओपन करेंगे। सबके पास किताब है? अच्छा प्यारे बच्चों, पहले मुझे ये बताओ कि प्रकृति का अर्थ ये दुनिया, ये संसार, इसने हमें क्या क्या दिया है? बताएगा कोई?
पक्षी होते हैं? चिड़िया, वेरी गुड। कोयल, वेरी गुड। और कबूतर और कौवा, वेरी गुड। अब आपने पक्षी तो देखे हैं, क्या आप सबने उनकी आवाज सुनी है? ठीक है, तो जरा मुझे बताओगे कि सबसे मीठी आवाज किस पक्षी की होती है? वेरी गुड। तो आज हम कौन सी कविता पढ़ेंगे? कविता कौन सी है हमारी? चलिए, कोयल की आवाज तो मीठी होती है, लेकिन कोयल की एक और खासियत होती है, पता है किसी को? अच्छा चलो ये बताओ जरा, हम सब कहाँ रहते हैं? घर में। और पक्षी कहाँ रहते हैं? घोंसले। हमारा घर कौन बनाता है? हाँ? हम खुद बनाते हैं? कौन बनाता है? मिस्त्री, मजदूर, वेरी गुड। तो अब हमारा घर तो मिस्त्री बनाते हैं, मजदूर बनाते हैं। तो पक्षियों का घोंसला कौन बनाता है? कौन बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। लेकिन एक पक्षी ऐसा भी है जो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता। कौन? कोयल। कौन नहीं बनाता अपना घोंसला? कोयल। क्यों नहीं बनाती? क्योंकि कोयल जो है वो सबसे आलसी पक्षी, वो क्या करती है? दूसरे पक्षियों के घोंसले में से अंडों को गिराकर अपने अंडे उसके घोंसले में रखती है। ठीक है? अब ये भी सोच रहे होंगे कि अगर वो दूसरे पक्षियों के अंडों को गिरा देती है तो दूसरे पक्षी अपने अंडों को पूरी पहचान पाते कि वो मेरे हैं या किसी दूसरे पक्षी। इसका कारण क्या है कि कोयल के अंडे और दूसरे पक्षियों के अंडे आपस में मिलते जुलते होते हैं। तो इसीलिए दूसरा पक्षी क्या सोचता है कि ये अंडे मेरे हैं, और वो फिर उस घोंसले में कोयल के अंडों को अपने अंडे समझकर उसकी देखभाल करना शुरू कर देते। तो चलिए अब हम कविता को पढ़ना शुरू करेंगे। के बाद भी आदमी थक गया, लेकिन तोते ने कुछ भी बोलना नहीं सीखा। ठीक है? उसके बाद अचानक एक दिन तोते ने एक शब्द बोला। शब्द क्या सीखा? तोते ने सीखा, इसमें क्या शब्द है? ठीक है? वह आदमी उससे जो भी बात करता चाहे, उससे कुछ भी पूछता या कुछ भी सिखाता। अब तोते ने एक ही लाइन बोली थी। क्या बोली थी? इसमें क्या शक है? उस आदमी ने तोते सोचा कि क्यों ना मैं इस तोते को राजा को बेचकर काफी धन कमा सकता हूँ। तो वो आदमी तोते को लेकर राजा के पास गया और कहा, महाराज, यह तोता बिल्कुल आदमियों की तरह बात करता है। राजा ने तोते से पूछा, क्या तुम आदमियों की तरह बात करते हो? तोते ने कहा, इसमें क्या शक है? राजा बड़ा खुश हुआ। तो आदमी ने खूब सारा इनाम ढूंढ लेकर तोता खरीद लिया। सारा इनाम लेकर एक ही दिन में राजा को पता लग गया कि तोता हर बात का एक ही जवाब देता है, और वो जवाब है, इसमें क्या शक है? राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने तोते को कहा, क्या तुम्हें एक ही शब्द बोलना आता है? एक ही बात कहनी आती है? तो तोते ने कहा, इसमें क्या
आते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से और कुछ अनुच्छेद के माध्यम से मैं आपको इस बारे में जानकारी दूँ। सुप्रभात। आपको सभी छात्राएं यस मैम। हाँ, क्योंकि कल मैंने बोला था कि हम आज क्या सीखने वाले हैं? विराम। और जो कि हमारी हिंदी भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? विषय है। ठीक है? तो आज सभी क्या है? अच्छा, आज हमने असेंबली में क्या कराया था? हनुमान चालीसा। सबको याद है कौन सा दिन है? मंगलवार। ठीक है? और दिनांक कौन सी है आज? 24। ठीक है? तो हम आज क्या सीखने वाले हैं बच्चों? विराम। ठीक है? क्या सीखेंगे हम? विराम। अच्छा, अभी जैसे मैंने बोला, अरे वाह क्या बात है, आज तो सभी बच्चे आए हैं, तो इससे क्या पता चला? हमारे जो भाव भाव है गई, इस भाषा से अब हम नजर चुराते हैं, क्योंकि हम हिंदी बोलने से शर्माते हैं। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चलाती है, पर हिंदी भी तो हमारा परिचय दुनिया से कराती है। क्यों ना अपनी मातृभाषा को फिर से सर आंखों पर दिखाएं। आओ हम अपनी हिंदी को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। के द्वारा या बच्चों की के द्वारा भी क्लास में सिखाएं तो बच्चों को स्थायी प्रदान करता है। वही प्रैक्टिकली तो नहीं, पर एक छोटा सा प्रसंग है, शायद आपने सुना भी हो। शिष्टाचार के बाद एक बार राजा भोज, आप जानते हैं राजा भोज को थे, और कवि कुलगुरु कालिदास, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास हुए हैं। कालिदास राजा भोज के दरबारी लखनऊ से एक थे। तो एक बार राजा भोज दरबार में बैठे हुए थे और अचानक में कोई महत्वपूर्ण काम याद आया और वो उठकर हत्या को गए, जहाँ रानी को रहने की जरूरत है वहाँ चले गए। वैसे नियमानुसार राजा मुक्ति अपनी रानी के महल में जाते हैं। उस समय का जो परंपरा थी, जाते थे तो पूर्व सूचना देकर जो पहलवान होते थे द्वारपाल या उनकी जो दासियाँ होती थी सेवा में रहकर, तो उसके द्वारा सूचना भेजते थे कि वो पधार रहे हैं, और दासी रानी को सूचना करती थी, तब वो महल के अंदर जाते थे। लेकिन उस दिन राजा शिष्टाचार भूल गए, जल्दबाजी में थे। आपने से सुना है क्या ये प्रसंग? किसी ने सुना है ये प्रसंग? जल्दबाजी में वो भूल गए और सीधे अंतःपुर चले गए, यानी रानी के महल में। वहाँ रानी अपने एक सखी के साथ बातचीत में मगन थी। दोनों सखियाँ कपिलता से बातें कर रही थी। उन्होंने राजा को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजा ने सूचना नहीं दे दी थी, इसलिए रानी ने राजा को ध्यान नहीं दिया। लेकिन हद तक हो गई, राजा जिस काम से आए थे वो तो भूल गए, और वो दोनों की रानी और उनकी सहेली की जो बीच का बातें हो रही थी, मैं सुनने लगी। अब सुनने तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद वो हस्तक्षेप भी करने लगे, उनकी बातों में इंटरफेरेंस भी करने लगे। तो रानी को गुस्सा आया और कहा, राजन आप मूर्ख हैं। राजा को बड़ी शंका महसूस हुई कि रानी ने अपना मूर्ख कह दिया, आखिर मेरे से ऐसी क्या गुस्सा की होगी। तो रानी ने मुझे मूर्ख कह दिया, तो वो तुरंत वापस दरबार में आए। थोड़ी देर बैठे, लेकिन उनका मन नहीं लगा और वो अपने लक्ष्मण
प्रातः काल जब वो दरबार में खड़े तो उन्होंने एक युक्ति सोची इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कि दरबार में जो भी दरबारी आता वो कहते आइए मूल बैठिए। दरबारी लोग बड़े हैरान परेशान, कुछ बोल तो नहीं सकते थे, आते गए और राजन सबको आइए मूल बैठिए बोलते गए और वो अपने स्थान पर बैठते गए। मन में सभी के शंका थी, बेचैन थे कि आखिर राजा को हो क्या गया, क्यों इस तरह से वहाँ बोल कहकर सबको भी कर रहे हैं। अंत में कभी कुलगुरु कालिदास की बारी आई, वो भी आए तो उन्होंने कालिदास को भी कहा आइए वो बैठिए। तो कालिदास बैठे फिर खड़े हुए और राजा से प्रश्न किया। संस्कृत में श्लोक है, गतम न सोचामि कृतं न मन्ये, खादं न गच्छामि हसं न जल्ये, द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्, किं कारणं भोज भवामि बोलता। अर्थात हे राजन, मैं बीते हुए का शोक नहीं करता, जो बीत गया वो बीत गया, उसकी चिंता में मैं समय नष्ट नहीं करता। गतम न सोचामि कृतं न मन्ये, और जो कुछ भी कर दिया किए हुए का कार्य का कोई बखान नहीं करता, जो कार्य कर दिया उसका कोई बखान नहीं करता। द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्, जहाँ दो लोग बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हो उनके बीच में जाकर व्यवधान नहीं डालता, उनकी बातें नहीं सुनता, नहीं और नहीं खादं न गच्छामि हसं न जल्ये, खाते खाते ये कई बार क्या होगा ना, उससे जल्दी में हो गया है, आज की बच्चों से नहीं होगी बच्चों में, फिर चलते चलते हाथ में ले लिया, खाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, और बड़े लोग भी करते हैं तो छोटे बच्चे भी उसका अनुसरण करते हैं। वो देखा खादं न गच्छामि, मैं चलते चलते भोजन नहीं करता, हसं न जल्ये, और हंसते हंसते, कई बार इतनी हंसी आती है कि आप बात नहीं कह पाते, हंसते हंसते बोलते हैं तो आपकी बात भी सामने वाला नहीं समझ पाता कहना चाहता है। तो इसलिए हंसते हंसते कोई नैतिक बात नहीं कहनी चाहिए, हंसते हंसते हम बोलते हैं। हे राजन, फिर आपने किस कारण मुझे भूल बताया? यानी शिष्टाचार की ये सारी बातें मैं मानता हूँ, ना तो मैं चलते चलते भोजन करता हूँ और ये हुए का शोक नहीं करता, ये हुए उपहार का बखान नहीं करता, वो लोग बातें कर रहे हो तो मैं उनकी बातों में व्यवहार नहीं रखता और न ही हंसते हंसते कोई बातों की बात करता हूँ। हे राजन, किस कारण आपने देखा? तो राजा को समझ आ गया कि रानी ने उसे युक्त, राजा ने भी युक्ति अच्छी निकाली, सबको कहकर ये जानने की कोई तो उत्तर देगा। तो इस तरह से कालिदास ने अपने इस श्लोक के द्वारा राजा के प्रश्न का उत्तर भी दे दिया और राजा भी संतुष्ट। संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 343 और 351 और 351 तथा राजभाषा संकल्प संकल्प 1968 के आलोक में हम केंद्र सरकार के कर्मचारी, इसमें ऊपर से भेजा था ना, राज्य सरकार के कर्मचारी यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदार में नेतृत्व और निरंतर निगरानी से अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से प्रशिक्षण और प्राइज से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाए रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे, अपने अधीनस्थ के
और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जय राजभाषा, जय भारत, जय हिंद।